हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम मोशन इन प्लेन करने वाले हैं। तो मोशन इन प्लेन में भी हम उन सभी पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे जिन पैरामीटर्स को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सलरेशन। तो मोशन इन प्लेन में हम इन सारे पैरामीटर्स को हम एक प्लेन में देखेंगे, लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इन सारे पैरामीटर्स को हम एक स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे। अब एक प्लेन क्या होता है? किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेरा ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की। एक होता है एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक होता है वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। अब इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हमें इन दो कोऑर्डिनेट्स का सहायता लेना पड़ता है। जैसे कि क्योंकि इसका अगर हम पोजीशन बता रहे हैं तो इसका पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस का रेस्पेक्ट में हमें बताना पड़ता है। तो इस कोऑर्डिनेट का ओरिजिन ये हम मानते हैं और ओरिजिन को 0,0 कंसीडर करते हैं। तो ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस की ओर 3 यूनिट पे हैं और वाई एक्सिस की ओर भी हम अगर 3 यूनिट पे हैं, तो हम इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो जाएगा 3,3। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एक्स, एंड ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पार्टिकल का जो मेरा पोजीशन है वो 3,3 हो गया। तो किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ा? तो किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है, और उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो ओरिजिन से लेके जो ओरिजिन से जो पार्टिकल तक का दूरी होता है, ओरिजिन और पार्टिकल के बीच का जो दूरी होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और उसे हम आर वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। तो मोशन इन प्लेन में हम सभी उन पैरामीटर्स को भी पढ़ेंगे, जैसे कि वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक कंसीडर करते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक कर्व पाथ में अपना मोशन कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कहीं यहाँ पे है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कहीं यहाँ पे है। उसके बाद कुछ सेकेंड बाद वो कहाँ चला जाएगा? ये कहीं यहाँ आ जाएगा। अब इस पार्टिकल का पोजीशन को बताने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। ये एक मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। इस एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स, वाई मान के चलते हैं। अब ये जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और इसका पोजीशन कहीं यहाँ पे आ गया। मतलब ये एक्स एक्सिस की ओर
डेल्टा एक्स डिस्प्लेस किया, ये एक्स एक्सिस की ओर कितना डिस्प्लेस किया, कितना चेंज किया अपना डेल्टा एक्स, और ये वाई एक्सिस की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डेल्टा वाई। ठीक है, ये रहा डेल्टा एक्स और ये रहा डेल्टा वाई। अब ये जो पार्टिकल है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, ये आर, पोजीशन वेक्टर इसका आर है। और ये जो पार्टिकल है वो कोई एक टाइम पे चल के कहीं यहाँ पे आ गया, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर तो आर प्राइम, आर प्राइम वेक्टर आर प्राइम। ठीक है, अब इसका तो पोजीशन एक्स कॉमा वाई था, लेकिन कुछ समय बाद ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। अब हम देख सकते हैं डिस्प्लेस किया तो ये कितना डिस्प्लेस किया, तो इसका जो पोजीशन, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओरिजिन से इसका जो पोजीशन होगा ये क्या होगा, एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई में कितना हो जाएगा, तो वाई प्लस डेल्टा वाई, ये वाई में हो गया। अब ये पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये जो वेक्टर है ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर इसका है जब पार्टिकल एक्स कॉमा वाई पे है, तो आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। अब ये आई कैप और जे कैप क्या है, तो आई कैप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को बताता है और जे कैप वाई एक्सिस का डायरेक्शन को बताता है। तो ये पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इसका है। जब पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर आर प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई के प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे के, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते कैसे थे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, डेल्टा आर, और डेल्टा आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता था। तो फाइनल पोजीशन मेरा क्या है, ये आर प्राइम माइनस आर। अब आर प्राइम क्या होता है, आर प्राइम क्या है, तो आर प्राइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर पोजीशन वेक्टर आर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जेड कैप, ये क्या आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर। तो सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, जो टाइम में चेंज हुआ वो डेल्टा टी हुआ, और इसको हम अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई के प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे। अब हम जानते हैं कि अगर टाइम टेंड्स टू जीरो
टाइम अप्रोचेस टू जीरो मतलब जीरो के बराबर नहीं होता है, पर वो जीरो के आस पास होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चेंज है ना वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज हो जाएगा, और इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वाई बाई डी टी जे के। अब डी आर बाई डी टी क्या होता था, तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता था, तो ये हो गया वेलोसिटी। और डी एक्स बाई डी टी क्या दिया, तो डी एक्स बाई डी टी ने भी वेलोसिटी दिया, और वो किस डायरेक्शन में दिया, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहा है। ये क्या हो गया वी एक्स आई के। और डी वाई बाई डी टी ने भी वेलोसिटी दिया, और वो वाई डायरेक्शन की और वेलोसिटी बता रहा है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी वाई जे के। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम का रेस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे के। और जब हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम का रेस्पेक्ट में, तो वो हमें क्या देता है, तो वो एक्सलरेशन देता है। तो यहाँ से ये आ गया एक्सलरेशन इक्वल टू जो डी वी एक्स बाई डी टी है वो किस डायरेक्शन की और एक्सलरेशन को बताएगा, तो वो एक्स डायरेक्शन का एक्सलरेशन को बताएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वाई जे के। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि मोशन इन अ प्लेन, हम मोशन इन प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोशन इन प्लेन के बारे ये क्लियर हो गया, ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमने वेलोसिटी और एक्सलरेशन भी डिराइव कर लिया। हम जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, तो वो जो मोशन था ना वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में था, एक ही डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में ही होता था, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता था या तो वर्टिकल डायरेक्शन में होता था। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना वो दो डायरेक्शन में है, एक एक्स एक्सिस की ओर है और एक वाई एक्सिस की ओर है। यहाँ से भी हम अगर विजुअलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इस कर्व हम लेते हैं, ये कर्व को ले रहे हैं, ये कर्व को ले रहे हैं। अब इस कर्व में हम देखें तो मेरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, उसके बाद कुछ सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ आ जाता है, कहीं इस पॉइंट पे आता है। अब पार्टिकल तो मोशन करके जा रहा है ना, तो देखो जो पार्टिकल मोशन करके जा रहा है तो वो कर्व पाथ ले रहा है। अब जब कर्व पाथ ले रहा है तो वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। क्या हो रहा है, पार्टिकल वो जब कर्व पाथ ले रहा है तो वो ऊपर भी जा रहा है, इधर जा रहा है और आगे भी जा रहा है। आगे किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, और ऊपर किधर जा रहा है, वाई एक्सिस की ओर जा रहा है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। ये जो मोशन है ना एक कर्व में है। तो जब पार्टिकल एक कर्व में मूव करता है तो वो एक्स एक्सिस की ओर भी जाता है और वाई एक्सिस की ओर भी जाता है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। यहाँ से तो पिक्चर क्लियर हो गया होगा। और जब भी टू डायमेंशनल मोशन की बात होती है तो उसका दो डायरेक्शन होते हैं, और हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मान के चलते हैं। तो यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकल गया, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर हमने देख लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगर हम पढ़ चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और मान लेते हैं ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्स में इन एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है 3t² i, ठीक है, x इक्वल टू 3t² और y इक्वल टू दिया हुआ है 4t। अब
अगर हम यहाँ से टाइम को एलिमिनेट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से, और टाइम को एलिमिनेट करके जो मेरा इक्वेशन आएगा वो एक्स और वाई का रिलेशन होगा, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पोजीशन एक्स डायरेक्शन की ओर दिया हुआ है और वाई डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन की ओर अगर पोजीशन दिया हुआ है, तो हम वहां से टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन लाएंगे, और उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे x दिया हुआ है 2t, ठीक है, और y दिया हुआ है 3t। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ से टाइम को हम एलिमिनेट कर लेंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन से टाइम को निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एक्स बाई टू। अब हमने टाइम को इस इक्वेशन से निकाल लिया। अब कि इस टाइम का वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू टी इक्वल टू एक्स बाई टू। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, 3 एक्स। अब ये एक देखा देखा सा इक्वेशन लग रहा होगा। हाँ, ये एक इक्वेशन, ये कैसा इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पर यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये जो कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म जो सी था ये क्या बताता था, तो ये y इंटरसेप्ट बताता है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जो स्ट्रेट लाइन होगा वो ओरिजिन से पास होगा, और ये जो m है वो हमें स्लोप बताता है, और इसका जो स्लोप है वो 3/2 है। अब जो स्ट्रेट लाइन होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो कहीं ओरिजिन से पास होता था, और जो स्लोप है यहाँ पे, सॉरी, y इक्वल टू एक्स क्या होता है, ये इसे स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास होता है। यहाँ पे स्लोप 1 है, पर यहाँ पे स्लोप 1 नहीं है, 1.5 है। अगर स्लोप 1.5 है तो ये जो लाइन होगा वो अब कैसा होगा, तो ये जो लाइन होगा ना वो अब थोड़ा सा y एक्सिस की ओर थोड़ा सा y एक्सिस की ओर चला जाएगा, इतना नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, इतना थोड़ा, ठीक है। तो यही जो लाइन है ना, ये y इक्वल टू 3/2x का यही इस इक्वेशन का लाइन यही है। अब ये जो एक्सिस है ना, ये इंक्लाइन होता है थीटा एंगल से, इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में इंक्लाइन होता है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, वो क्या होगा, एन इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेटिंग टाइम is termed as the equation of trajectory। क्या लिखेंगे, an equation between x and y by eliminating time is
termed as equation of trajectory। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोगों ने मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस थे। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वो v इक्वल टू, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ए एस। v क्या था, तो v फाइनल वेलोसिटी था, u इनिशियल वेलोसिटी था, a एक्सलरेशन था और t टाइम था, s डिस्प्लेसमेंट था। और ये सारा जो पैरामीटर्स है वो पता है, अभी मैंने आपको बताया। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन था ना, वो किसके लिए था, तो वो कांस्टेंट एक्सलरेशन के लिए था। अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट है तभी ये वैलिड होते थे, वरना ये वैलिड नहीं होते। तो अब मेरा जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ना, वो एक्स एक्सिस के लिए अलग होगा और वाई एक्सिस के लिए अलग होगा, और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ये जो एक्स एक्सिस के तरफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, वो वाई एक्सिस के तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो इन दोनों को आपस में कोरिलेट करेगा, तो वो टाइम है। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, तो टाइम ऐसा क्वांटिटी है जो इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करेगा। तो हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस की और हम बात करेंगे। यहाँ हम एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे और इधर वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे। अब हम जो इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करते थे वो u था, लेकिन हम यहाँ u x लेंगे क्योंकि हम x डायरेक्शन की ओर कंसिडर कर रहे हैं, और y की तरफ क्या हो जाएगा, u y। अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो vx होगा, इधर vy होगा। जो डिस्प्लेसमेंट था वो sx हो जाएगा, इधर sy हो जाएगा। एक्सलरेशन भी ax हो जाएगा, ay हो जाएगा। लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट है, tx और ty नहीं होगा। तो एक्सलरेशन हो गया, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो टाइम दोनों का t होगा, वो tx और ty नहीं होगा। तो अब हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम एक्स एक्सिस की ओर की बात करेंगे। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax एस। अब हम किसके लिए बात करेंगे, तो अब हम y एक्सिस के लिए बात करेंगे। तो y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बात करते हैं तो वो हो जाएगा पी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए वाई एस वाई। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस की ओर है और ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाई एक्सिस की ओर है। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, क्या वो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है फॉर कांस्टेंट acceleration the motion of particle can be broken down into two parts। ठीक है, कौन कौन सा, दैट इज इन एक्स एंड वाई and these two motions are completely independent of each other and the only factor which bind them is time। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। और जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं तो इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो एक होता है एक्स एक्सिस की ओर और एक वाई एक्सिस की ओर हम डिवाइड कर देते हैं। और ये दोनों जो मोशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों कम पूरी तरीके से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। और जो फैक्टर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है, तो वो एक टाइम ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़े रखता है। अब हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वो कौन सी बात है, हम एक एक करके जानेंगे और नोट भी करते जाएंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये देखें। पहला क्या होगा, फर्स्ट जो बात है वो क्या है, ब्रेक द मोशन इन टू different path, that is x and y। ये कहने का मतलब है अगर मोशन एक प्लेन में है तो हमें उसका कंपोनेंट लेना है।
एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। सेकेंड क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन मोशन सेपरेटिंग। हमें इन मोशंस को सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको कंबाइन कर देंगे, कनेक्ट देम विथ टाइम। टाइम से हम दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज द velocity of a particle at t इक्वल टू 0 इज क्या है, तो वो है 4 प्लस 2j। ये पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ and a constant acceleration of, क्या है एक्सलरेशन, तो वो है 6 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is applied to it, is applied to it. Find the velocity and displacement of the particle at 2 seconds. Find the velocity and displacement of the particle at time equal to 2 seconds. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। हमें उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं उसको ब्रेक करेंगे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्स एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो यू एक्स इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और यू वाई क्या है, यू वाई क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। ये एक्स एक्सिस बताता है और ये वाई एक्सिस अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 6 इंटू टाइम कितने सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 इक्वल टू 16 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया एक्स डायरेक्शन की ओर। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें, क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस, सॉरी, यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई फाइंड करना है, यू वाई कितना है 3 प्लस ए वाई कितना है 4, इंटू टाइम कितना है 2, तो 3 प्लस 8 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व कर रही है, अब इससे कनेक्ट कर देंगे तो टाइम से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या है, जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है। v इक्वल टू, यहाँ मेरा वी एक्स कितना है तो 16 मीटर पर सेकेंड है, 16 आई कैप, और वी वाई कितना है तो 11 जे कैप मीटर पर सेकेंड। यहां से ये आ गया। अब हम एक्सलरेशन फाइंड करेंगे, तो एक्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो हम पहले एक्स की और फाइंड करना है, एक्स का फाइंड करना है, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी होगा। एस एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो यू एक्स मेरा कितना दिया हुआ है, तो यू एक्स मेरा 4 दिया हुआ है, ऐसे 4 टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड प्लस हाफ ए एक्स कितना है, तो 6 से 6 इंटू टाइम 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से 2, ये 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 6 2 ज़ा 12, और ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, अब हमें एस वाई फाइंड करना है, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी इक्वल टू यू वाई कितना है तो 3 है, टाइम 2 प्लस हाफ ए वाई कितना है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो क्या आएगा, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, ये हो जाएगा। ये कितना है, एस एक्स 20 आई कैप प्लस एस वाई कितना है 14 जे कैप कितना मीटर हो गया। ये तो था, हम क्वेश्चन दिया हुआ था और हम उसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए 2 पार्ट्स में, 2 कंपोनेंट्स में। लेकिन एक हम इसको डायरेक्ट कैसे करें, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स। जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब u तो इनिशियल वेलोसिटी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी मेरा दिया हुआ था वो 4 आई कैप 3 जे कैप दिया हुआ था। तो इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
यहाँ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू यू एक्स कितना था तो वो 3 था, ठीक है। 3 i कैप प्लस 3, सॉरी, यू एक्स 4 था, 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस, ये कॉमा नहीं था सर, प्लस प्लस में था, प्लस में था। अब ए कितना है एक्स में, तो 6 i कैप प्लस 4 j कैप, टाइम कितना है 2। यहाँ से हम टाइम को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 4 i कैप 3 + 3 j कैप, यहाँ से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 i कैप हो जाएगा प्लस 8 j कैप हो जाएगा। ये हो गया 4 + 12 i कैप प्लस 3 + 8 j कैप, यहाँ से क्या आ गया 16 i कैप प्लस 11 j कैप। यहाँ से जो किधर गया, हाँ, यहाँ इस तरीके से जो मेरा वेलोसिटी आया था वहाँ, यहाँ भी जो शॉर्ट तरीका है उससे भी यही वेलोसिटी आया। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे शॉर्ट तरीके से, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं था, डिस्प्लेसमेंट था। तो s इक्वल टू एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। u क्या हो गया, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस हाफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से जो मेरा यू एक्स है वो 4 i कैप हो गया प्लस 3 j कैप हो गया प्लस हाफ, ये हो गया 6 i कैप प्लस 4 j कैप। अगर टाइम का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस हाफ। यहाँ से इसको कट करते हैं तो 2 आता है और 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12 i कैप प्लस 8 j और 4 + 12 i कैप प्लस 3 + 8 j। यहाँ से कितना हो गया 16, मिस्टेक 6 4, तो यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया ना, इंटू टू करेंगे तो सॉरी, यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 और 6, तो ये कितना हो गया इक्वल टू 4 2 8 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस, इधर से कटेगा तो ये हो गया 12 i कैप प्लस 8 j कैप इक्वल टू 8 + 12 i कैप प्लस 6 + 8 j कैप इक्वल टू 20 i कैप प्लस 14 j कैप। तो इस तरीके से भी वही आया। तो हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं।
एग्जाम्पल, जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का, वो कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 4ik + 3j। लेकिन अब जो एक्सलरेशन है ना, वो कितना दिया हुआ है? तो वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, पर किधर दिया हुआ है? तो वो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हम वेक्टर में ये पढ़ लिए होंगे कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट किधर होता है, तो ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट का नॉर्थ, ईस्ट का नॉर्थ इधर होगा और 37 डिग्री मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री मूव कर रहे हैं। ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कहीं इधर 37 डिग्री मूव कर रहे हैं। और ये जो मेरा एक्सलरेशन है, ये मेरा एक्सलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें तो मोशन है, हम तो मोशन है दूरी बढ़ रहे हैं, तो ये जो एक्सलरेशन है वो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे इधर एक्स डायरेक्शन की ओर और वाई डायरेक्शन की ओर। तो जब हम एक्स डायरेक्शन की ओर रिजॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब जिधर थीटा, जिधर एंगल दिया हुआ होता है ना, उधर हम कोसाइन लेते हैं, और जिधर एंगल नहीं होता है उधर हम साइन लेते हैं। तो इधर एंगल दिया हुआ है, तो इधर हम क्या लेंगे? 5 cos, और एंगल कितना है? 37 डिग्री। इधर एंगल नहीं है तो इधर क्या लेंगे? तो 5 cos और क्या लेंगे? 5 sin 37 डिग्री। अब अगर एंगल 30 डिग्री होता, 0 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, तो इसका वैल्यू पता होता। पर यहाँ एंगल 37 डिग्री है, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? एंगल 37 डिग्री है तो इसका वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? शायद पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बताते हैं। हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस से हम एंगल को लेते हैं। ये 37 डिग्री है। अब ये 37 डिग्री, ये 5 होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 होता है, और बेस 3 होता है। अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, तो cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 37 डिग्री इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 3। वेट cos 37 डिग्री 4/5 होगा। इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है वो 3 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से cos 37 क्या आ जाएगा? cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5। तो sin 37 क्या आ जाएगा? तो sin 37 इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 5 इंटू इसका सॉल्व करते हैं तो 4/5, 5 कैंसिल आउट इक्वल टू 4। इधर क्या हो गया? 4ik। और इधर की अगर हम बात करें तो ये इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 3/5, 5 कैंसिल आउट मीन्स 3ck। तो यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन को रिजॉल्व कर लिए, वो एक्स एक्सिस की ओर हुआ 4ik प्लस 3g, जैसा कि मेरा वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करना है इसका एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वाला? v इक्वल टू
u प्लस ए टी। b इक्वल टू u प्लस ए टी। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u एक्स आई के प्लस u वाई जे के प्लस ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे कैप टी। अब ये क्या था, मेरा u क्या दिया हुआ था, तो ये 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस एक्सप्लेनेशन में क्या आ गया, तो 4i कैप प्लस 3j कैप टाइम क्या हो गया 2 इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 टू 8i कैप प्लस 6j कैप। यहाँ से सॉल्व हम कर लेते हैं, तो 4 प्लस 8i कैप प्लस 3 प्लस 6j कैप इक्वल टू 12i कैप प्लस 9j। ये मेरा वेलोसिटी निकल के आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेशन था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड था। तो ये मेरा वेलोसिटी निकल के आ गया। अब हम अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं कि क्या है। The velocity of a particle at any time t is given by the velocity of a particle at any time t is given by, क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू ए आई के प्लस बी टी जे के। ये वेलोसिटी दिया हुआ है। फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड acceleration at k equal to 0, t equal to 0, x equal to 0, y equal to 0। हमें वेलोसिटी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, ये आपको भली भांति पता होगा कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी को टाइम का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी भी बाय डी टी होता है, और डी बाय डी टी किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको करेंगे ए आई के प्लस बी टी जे। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जो वेरिएबल टर्म होता है, तो इस वेरिएबल टर्म के आगे कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है, तो बी बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ गया, और टी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे टाइम का रेस्पेक्ट में। तो उसी का रेस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो वही 1 होगा। तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया बी जे। अब हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें पोजीशन निकालना होगा। तो पोजीशन निकालने के लिए वेलोसिटी को क्या करना है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट। तो क्या होता है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। दिस इम्प्लॉयज डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, और इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू t तक, और
यहाँ हम x नहीं ले देंगे अब, क्योंकि r मान लेते हैं dr बाय dt। तो ये हो गया r। तो dr बाई dt को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से हम कोट करते हैं dr 0 से r तक करेंगे इक्वल टू वेलोसिटी क्या है मेरा, तो वेलोसिटी ए आई के प्लस बी टी जे के डी टी और कहाँ से कहाँ तक ए टू टी। ये क्या आ जाएगा मेरा आर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए टी आई के प्लस बी टी स्क्वायर बाय टू जे के। ये मेरा जो पोजीशन है वो निकल के आएगा। अब आर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के इक्वल टू ए टी आई के प्लस बी टी स्क्वायर बाय टू जे के। अब हम जो i और j को इक्वेट करेंगे दोनों साइड से, तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो x इक्वल टू 80 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा, हाफ बी टी स्क्वायर आएगा। अब हमें इक्वेशन और ट्रांजैक्टरी फाइंड करना है, तो यहाँ से टाइम को एलिमिनेट कर लेंगे, तो इस इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर लेंगे तो t इक्वल टू एक्स बाय ए आएगा। अब इस t इक्वल टू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू हाफ बी एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आ गया, ये क्या हो गया बी एक्स स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन और ट्रांजैक्टरी आ गया। तो आज के इस सेशन में हम मोशन इन प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा चर्चा किए हैं। जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं मोशन इन प्लेन में, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, और नेक्स्ट सेशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं।